नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम 3D जियोमेट्री और वेक्टर कैलकुलस साथ में ही बुकें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि 3D जियोमेट्री की मेरे पास कुछ क्लासेस रिकॉर्ड हैं, स्पेयर वाला टॉपिक पूरा रिकॉर्ड है, तो वो आपको मैं डायरेक्ट प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। और जो आपका वेक्टर कैलकुलस है वो आपकी एक क्लासेज इस प्रकार चलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को। इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना और इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब देखिए 2-3 छोटी छोटी चीज़ रही हैं, इसको करके ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। क्रॉस रेशियो, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। क्रॉस रेशियो क्या होता है? देखिए अगर आपके पास इस प्रकार कोई 4 Z1 Z2 Z3 Z4 इस प्रकार 4 आपके पास हैं, तो आप देखिए क्रॉस रेशियो क्या होगा। यानी सबसे पहले देखिए ऊपर कैसे करना है, इसको सीधा सा समझना है। Z1 माइनस का Z2 Z3 माइनस का Z4 अपॉन में आएगा। ऊपर तो क्रमवाइज चला गया, नीचे देखिए थोड़ा याद करने के बता रहा हूँ। नीचे Z1 माइनस Z4 और Z2 माइनस का Z3 या Z3 माइनस Z2 कह दो। तो ये आपका होता है अभी क्रॉस रेशियो। बस ऐसे सीधे के सीधे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्रॉस रेशियो, इसे हिंदी में कहेंगे वज्रानुपात। क्रॉस रेशियो या फिर वज्रानुपात। अब देखिए द्विरेखिक जो रूपांतरण है उसके अंदर वज्रानुपात आपका स्थिर रहता है। अब स्थिर रहेगा तो यानी जैसा जड़ समतल के अंदर चीज है वैसा ही वो डब्लू समतल के अंदर भी वैसा ही होगा। तो आप लिख सकते हैं नोट लगाकर। बस ये थोड़ा सा रहा है भी आपका टॉपिक है, फिर उसके बाद हम नई बुक स्टार्ट करेंगे। नोट लगा सकते हैं। द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वज्रानुपात स्थिर रहता है। द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वज्रानुपात द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर वज्रानुपात स्थिर रहता है। अर्थात आप लिख सकते हैं क्या Z1, Z2, Z3, Z4 बराबर होगा W1, W2, W3, W4। अब आपको Z1, Z2, Z3 के बराबर पता है ये है, ऐसा ही आप W1, W2, W3, W4 के बराबर भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं। तो एक बार आप इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। बस ये थ्योरेटिकल टाइप है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये थ्योरी ही आपको याद रखनी है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये अपना 5-10 मिनट पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर ही चीज़ें को पढ़ेंगे। देखिए क्या कैसे लिख सकते हैं अपन इसको आगे। आगे देखो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो दोनों बराबर हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, Z1 माइनस का Z2 और Z3 माइनस का Z4 अपॉन में क्या आ जाएगा Z1 माइनस का Z4 Z3 माइनस का Z2 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, W1 माइनस का W2 W3 माइनस का W4 अपॉन में W1 माइनस का W4 और W3 माइनस का W, ये इसके बराबर हो जाएगा। कब हुआ है? जब ये द्विरेखिक रूपांतरण है। क्यों? क्योंकि द्विरेखिक रूपांतरण के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि जो आपका वज्रानुपात है वो स्थिर रहता है। और देखिए हम वहां पर तो 2 ही बिंदुओं का निकाले थे, लेकिन वज्रानुपात की सहायता से आप 3 बिंदुओं का, वज्रानुपात की सहायता से आप 3 बिंदुओं का आप रूपांतरण निकाल सकते हैं। यानी आप लाइन भी लिख सकते हैं यहाँ पर 3 बिंदुओं का, अन्य 3 बिंदुओं का जो रूपांतरण होगा उसमें आप जो द्विरेखिक का आपका रूपांतरण है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये नोट लगाकर आप लाइन लिख सकते हैं।
ये थोड़ा सा रहा है भाई, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे अब। इसकी सहायता से तीन बिंदुओं का अन्य तीन बिंदुओं में अन्य तीन बिंदुओं पर प्रतिचित्रित करने वाला द्विरेखिक रूपांतरण पर ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत। लिख लो इसको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिख लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन है इस प्रकार कि वह द्विरेखिक रूपांतरण जिसके अंतर्गत z बराबर 1 आयोटा -1 के प्रतिबिंब W बराबर 1 इन्फिनिटिव ये बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार। नंबर 1, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको W बराबर आयोटा तीसरा है W बराबर 1/z। तो ये आपको देखना है। देखिए, बताना है कि वह द्विरेखिक रूपांतरण जिसके अंतर्गत z बराबर 1 आयोटा -1 के प्रतिबिंब W बराबर 0 1 इन्फिनिटिव हो, यानी ये आपके प्रतिबिंब होने चाहिए। तो बताना है कि कौन सा ऐसा रूपांतरण है जिसके अंतर्गत आपके ये प्रतिबिंब आते हैं। तो आपको काम क्या करना है, 1 रखना है, पहले आयोटा रखना है, प्रत्येक ऑप्शन के अंदर चेक करना है। अगर आपको W के मान ये प्राप्त हो जाते हैं तो आपका देखिए सही हो जाएगा, वरना अगर नहीं आते हैं तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसी में चेक करते हैं। नंबर 1 ऑप्शन में W बराबर 1 - z अपॉन 1 + z। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले z बराबर 1 रखेंगे। तो देखो क्या बन गया, यहाँ से 1 में से 1 0, यानी 0 प्राप्त हो गया आपको। W बराबर z बराबर 1 पर ये W बराबर 0, तो यानी इतना तो सही है, 0 आ गया। z बराबर आयोटा ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 - आयोटा अपॉन में 1 + आयोटा, 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा।
तो जो W है वो नॉट इक्वल 1 आ रहा है, यानी W 1 के बराबर नहीं आ रहा है। अब W 1 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा भाई, ठीक है, सारे आने चाहिए। ऐसे ही ये ऑप्शन हम चेक करेंगे, तो देखो ये ऑप्शन चेक करना भाई, आपका Z बराबर यहाँ पर 1 रखा तो देखो 0 आ गया, W बराबर Z बराबर आयोटा रखा, यहाँ आयोटा रखेंगे तो 1 माइनस का आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, और आयोटा ऊपर है तो आयोटा स्क्वायर देखिए आप नीचे परिमीकरण कर सकते हैं 1 माइनस आयोटा का। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप आराम से, ये चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर Z बराबर आयोटा रखेंगे तो आयोटा 1 माइनस का आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये है। अब देखो इसको आयोटा के अंदर गुणा करा दो, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे भी 1 प्लस आयोटा, यानी इससे कैंसिल बराबर 1, तो यानी ये भी आपका सही हो रहा है। एक और चेक करते हैं -1, W बराबर -1 रखेंगे, -1 यहाँ पर रखा तो देखिए -1 और ये 0 बन गया, नीचे 0 बन गया, तो यानी W का मान इन्फिनिटी बन गया, यानी सारे के सारे मान यहाँ से आ रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है उस चीज़ को भी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ आपको विशेष रूपांतरण लिखवा रहा हूँ, वो आपको बस याद रखने हैं, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप जो लिखवाऊँ वो याद रख लेना, बस आपका काम चल जाएगा। जो रूपांतरण आपको लिखवाऊँ वो बस आपको याद रखने हैं, ठीक है। विशेष रूपांतरण, विशेष रूपांतरण देखिए यहाँ रूपांतरण लिख लीजिए, यहाँ Z तल लिख लीजिए कि कैसी शेप बनेगी, यहाँ आपने W तल ले लिया, ठीक है। Z तल रूपांतरण लिखना है, Z तल W तल के अंदर। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 पर आपका आता है W बराबर 1/2 Z प्लस 1/, तो अगर ऐसा आपका रूपांतरण हो तो उसे आप कहेंगे जो है कोस की रूपांतरण, बिल्कुल सरल है, जो है कोस की रूपांतरण। ये आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी, बस आप लिख लेना। और इसका मापांक अगर आप लेते हैं तो ये वर्त Z बराबर 8 त्रिज्या का ये आपको वर्त मिलता है। ऐसे ही W तल के अंदर क्या बनेगा, दीर्घवृत्त, बस ऐसे ही याद रखना है भैया, दीर्घवृत्त बनेगा कि W तल के अंदर आपका दीर्घवृत्त बनेगा, यहाँ आपका वर्त बन रहा है। दूसरा अगर हम बात करें W बराबर साइन Z या फिर W बराबर कोस Z, तो देखिए क्या बनेगा, रेखा बनेगी, रेखा x बराबर a, रेखा y बराबर b। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। तो यहाँ तो एक तो आपका देखिए इस रेखा से एक तो आपका अति प्रवल्य बनेगा, एक बनेगा यहाँ पर दीर्घवृत्त, एक तो प्रवल्य बनेगा और एक बनेगा दीर्घवृत्त। एक और है वो भी हम कर लेते हैं, W बराबर Z स्क्वायर, नीचे तक दिख रहा है,
W बराबर Z स्क्वायर, तो देखो क्या बनेगी, सरल रेखा बनेगी Z समतल के अंदर, तो और इधर बनेगा W बराबर Z स्क्वायर, तो ऐसी शेप क्या बनती है, परवलय की। तो ये आपको तैयार रखना है भाई, ठीक है। तो ये सारणी आप बना लीजिए, ये आपके सामने है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लगभग 10-11 क्लासेस हुई हैं इसके अंदर, और हमने पूरा करवाने का प्रयास इसके अंदर किया है कि एक चीज़ आपको करवाई है, ठीक है। चलिएगा, देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इस प्रकार क्वेश्चन दिया है आपको कि W बराबर के अंतर्गत W का जो मापांक है वो बराबर 1 है के प्रतिबिंब, यानी का प्रतिबिंब है, और इसने ऑप्शन भी दिए हैं इस प्रकार कुछ। दूसरा ऑप्शन दिया है 2y + 1 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन दिया है 2y + 3 बराबर 0। ठीक है। अब देखो, तो W का मापांक आपको दे रखा है 1, तो दोनों मापांक लेंगे हम, मापांक या इसका परिमाण एक ही बात है, ठीक है। अब W का मापांक क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। ये हो गया 1 - का आयोटा Z अपॉन में, तो ये इधर जाएगा, या पहले इसे इधर लिख देते हैं। Z का मापांक बराबर 1 - का आयोटा Z। Z को क्या लिख सकते हैं, x प्लस का आयोटा y, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - आयोटा x प्लस का आयोटा y। अब देखो अंदर गुणा कराएंगे, तो ये तो x प्लस आयोटा y बन गया। ये अंदर देखो आयोटा की गुणा कराएंगे तो 1 - का आयोटा x और माइनस का y, यहाँ पर ये आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि देखो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आप करेंगे तो उसका मान कितना होगा, -1 होगा, उसका मान आपका -1 हो जाएगा। तो माइनस पहले से ही है दोस्तों, अंदर माइनस पहले से ही है, तो माइनस साथ में गुणा कराओगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस पहले से ही था, माइनस कराओगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखो इसका आप परिमाण निकाल सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर करनी है इसको, देखो सीधी आपको डायरेक्ट स्क्वायर करना है और उसका वर्गमूल करना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर हो गया। ऐसे इसका आप यहाँ पर करेंगे, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो तो आपका ये रहा 1 प्लस का अंडर के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर का, और ये इसका हो गया, देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो भी ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, दोनों का अंडर हट जाएगा, तो देखो यहाँ 1 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, 2y प्लस का 1 बराबर 0। अब 2y + 1 बराबर 0 है, तो ये किसको व्यक्त करता है, एक रेखा को व्यक्त करता है, एक सरल रेखा को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये रहा 2y + 1 बराबर 0, तो ये किसको व्यक्त करेगा, एक रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है, रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। तो ये भाई आपका हो गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। एक एक चीज़ हमने पढ़ी है, मेरे ख्याल से आपको भी अच्छे से समझ में आई होगी, यानी आपके लिए लगभग 10-11 क्लासेज होगी, तो इतनी काफ़ी सफिशेंट है, इसमें मैटर आपका इतना ही है। तो ये आपका हो गया पूरा बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट किया है। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस क्लास के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, अब नए टॉपिक के साथ शुरुआत होगी। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका पूरा हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।